हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बीजी ट्यूट्स में। यूपीएससी ने यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जिसे हम अकाउंट ऑफिसर भी बोलते हैं, उसकी पोस्ट निकाली है। तो इस वीडियो में आपको फुल डिटेल मिलेगी कि क्या नंबर ऑफ पोस्ट है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। एक तो ये बहुत टाइम बाद जो है रिक्रूटमेंट निकाली है यूपीएससी ने ईपीएफओ जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है उससे रिलेटेड। तो आपको फुल डिटेल वीडियो मिलेगी, लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना इस वीडियो को एंड शेयर कर देना उन सभी यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो अगर इसमें हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लें, तो अगर हम इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर की टोटल और एपीएफसी, जिसे हम असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कहते हैं, अगर उसकी हम टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल आपकी जो है 577 जो है पोस्टें आई हैं। तो इसमें अब देख लेते हैं क्या क्या है। तो अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने हाईलाइट कर रखा है, 418 जो वैकेंसीज है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर स्लैश जो अकाउंट ऑफिसर होता है उसकी आई है। जिसमें अगर हम बात कर ले कैटेगरी वाइज, तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो है 204 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 51 है, ओबीसी की 78 है, एसटी की 28 है एंड एससी की 57 है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की है 25। ठीक है, तो ये आपकी जो है 400 जो 18 पोस्ट है, ये आपकी इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जिसे हम अकाउंट ऑफिसर भी बोलते हैं, उसकी आई है। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं उसकी जो जिसके लिए सब इतना इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले देख लेते हैं इसका जो पे लेवल है इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, वो लेवल 8 होने वाला है। ठीक है जी, तो लेवल 8 की जो जॉब होगी और इसमें जो मैक्सिमम आपकी एज लिमिट है वो 30 ईयर्स ही होगी। एज रिलैक्सेशन नीचे अच्छे से बताऊंगा एंड जो एज है आपकी कब से काउंट होगी वो भी पूरा अच्छे से बताऊंगा, पर पहले आप ये देख लो। तो एज इसमें जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर की उसमें मैक्सिमम एज इसमें 30 बोली गई है। एज रिलैक्सेशन में आगे बात करूंगा उसकी। ठीक है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो बोली है, जो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है। तो जो ग्रुप ए की पोस्ट होने वाली है आपकी, जिसका आप जैसा कि देख सकते हैं जो पे लेवल होगा वो 10 होगा, पे लेवल 10। ठीक है जी, तो इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट आई है वो आई है देखिए 159। तो जो आपकी 159 है वो टोटल एपीएफसी यानी जिसे हम बोलते हैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट आई है। अब इसमें अगर हम अनरिजर्व की बात कर ले तो 68 है, ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 16 है, ओबीसी की बात कर ले 38 है, एसटी की बात कर ले 12 है एंड एससी की बात करें तो 25 पोस्ट है एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की 8 पोस्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो पे लेवल पे स्केल है वो 10 का होने वाला है, मतलब ग्रुप ए की जो आपको जॉब मिलेगी। एंड जो इसकी मैक्सिमम एज लिमिट होने वाली है वो 35 ईयर होने वाली है। तो जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर थी उसमें 30 ईयर्स थी, लेकिन इसमें 35 ईयर्स है। ठीक है, और इसके बाद भी एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा, मैं उसकी बात आगे करूंगा। और हाँ, इसमें भी जो अच्छी बात ये है कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी सिर्फ डिग्री मांगी है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, तो दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है। एज एक में 5 साल ज़्यादा है जो कि एपीएफसी है, एंड वो लेवल 8 की जॉब है, ये लेवल 10 की है। वैसे दोनों ही अपने मामले बहुत बेस्ट जॉब है। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं कि आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है इसकी। तो आप www.upsconline.nic.in पे जाके जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब यूपीएससी ने एक न्यू चीज़ शुरू कर दी है जिसे हम बोलते हैं ओटीआर। ओटीआर होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आप ये एक बार कर लोगे, अगर आपने कर रखी है, फॉर एग्जांपल बहुत से बच्चे सीडीएस भरते हैं, एनडीए भरते हैं, तो अगर उन्होंने भर रखी है तो तो उन्हें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ओटीआर में आपको नोटिफिकेशन आ गई होगी लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाके। ठीक है जी, तो जितने भी ग्रेजुएशन वाले बच्चे जिन्होंने पहले सीडीएस दिया हो या असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दिया हो, अगर उन्होंने ओटीआर पहले किया है तो उन्हें नोटिफिकेशन आ गई होगी। आपके लेटेस्ट नोटिफिकेशन वहाँ पे जो ओटीआर में जब आप जाओगे लॉगिन करोगे तो आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन में एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड की तरफ से आपको जो है नोटिफिकेशन आ गई होगी इन्फोर्समेंट ऑफिसर और एपीएफसी की। ठीक है, अब जो बच्चे नए हैं उन्हें कुछ नहीं करना है। ओटीआर का जैसे आप यूपीएससी की जो वेबसाइट खोलोगे तो आपको सामने ओटीआर का जो है ऑप्शन ऊपर मिल जाएगा, तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लें तो 25 से जो है फॉर्म शुरू हो चुके हैं एंड जो लास्ट डेट है वो है 17 मार्च। ठीक है जी, तो 17 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट है। 20 से 25 दिन है अभी आपके पास।
तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट का वेट मत करना, यूपीएससी भी कहता है कि लास्ट जो डेट है उसके आसपास जो इनकी वेबसाइट है वो हैवी हो जाती है, तो लास्ट 2-3 दिन का वेट मत करना, उसी से पहले ही जो है फॉर्म भर लेना, ठीक है। और जो अब देखिए जो मेन बात आई कि जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कैंडिडेट की एज है वो कहाँ से काउंट होगी, तो देखो, डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट इन एवरी रेस्पेक्ट शोल बी प्रिस्क्राइब क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपकी जो है ये एज मतलब मैक्सिमम एज 35 होनी चाहिए फॉर एपीएफसी एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए 30, एंड जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन यानी आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए। ये है 17 मार्च 2023 से पहले पहले, मतलब इस तारीख तक आप ये सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल करते होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बात होगी इंपॉर्टेंट डेट्स की। अब अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात कर ले, जिसका आप ऊपर मैं बात कर रहा था, तो वो स्टैंडर्ड एज रिलैक्सेशन है जो जैसा हर एग्जाम में होता है। एस सी एस टी की जो है, एस सी एस टी को जो है 5 ईयर्स की है, 3 ईयर्स है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। और जो इम्प्लॉयज हैं जो पहले से ईपीएफओ में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उन्हें 5 ईयर की जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है। आगे एक्स सर्विसमैन और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो ईपीएफओ से अलग है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, उन्हें कितनी एज रिलैक्सेशन मिलेगी उसकी भी आगे मैं अभी बात करूंगा, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में, तो इन्होंने बोला है जब आपकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी तो आपको पैन इंडिया यानी इंडिया में कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। जो आपका प्रोबेशन होगा वो 2 ईयर्स का होगा, ठीक है। तो आपका जो 2 ईयर्स का प्रोबेशन होगा आफ्टर रिक्रूटमेंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर ले कि एग्जाम कैसे होगा, तो आपका जो एग्जाम है वो पेन एंड पेपर एग्जाम होगा। अब बहुत बच्चों को डाउट होगा कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो या अकाउंट ऑफिसर है या असिस्टेंट जो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इसका एक ही एग्जाम होगा, तो नहीं, इन्होंने साफ लिखा है दोनों एग्जाम सेपरेटली होंगे। तो आपका पहले दोनों एग्जाम होंगे, मतलब रिटर्न एग्जाम जो आपका ऑफलाइन मोड में होगा, जिसमें ओएमआर शीट में आपको, वैसे तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा तो आपको ओएमआर शीट भरनी पड़ेगी, एंड उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा सेपरेटली, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे एंड देन 2 इंटरव्यू, एंड जिसमें आपका सिलेक्शन होता है। और अगर आप किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप उसका एग्जाम दो एंड देन इंटरव्यू दो। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका सिलेबस क्या और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसी होगी। तो अगर हम पहले बात कर लें इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, या जिसे हम अकाउंट ऑफिसर भी कहते हैं, तो आपका 2 घंटे का पेपर होगा। अ, हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होगा, एंड जिसमें नेगेटिव मार्किंग वो 1/3 की होगी, और जो टेस्ट होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइडेड होगा। अब मैं, इन्होंने थोड़ा अच्छे से नहीं बता रखा नोटिफिकेशन में, तो मैं बता देता हूँ जो हम प्रीवियस ईयर या जो पहले 3-4 साल पहले जब इसकी नोटिफिकेशन आई थी असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर की, तो जो उस टाइम जो इनका एग्जाम हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, जो आपके थे 120 क्वेश्चन जो है आपके आए थे, एंड आपके जो टोटल मार्क्स थे वो 100 मार्क्स थे, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स, और जो टाइम ड्यूरेशन थी वो 2 आवर्स ही होगी। तो ऐसा कुछ आपका पैटर्न रहने वाला है, और 1/3 आपकी होगी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अगर अब हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये उनके लिए तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट 80% से लेके जो 90% तक जो सिलेबस होता है ना, वो पूरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है उसमें कवर अप हो जाता है। प्लस उसमें आपको इतने सारे एग्जाम भी नहीं देने पड़ते जैसे सिविल सर्विसेज में आपको देने पड़ते हैं। तो इसमें आपका 90%, थोड़े जो इसमें है, एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा आती है, जैसे मैं बताता हूँ। जो सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया है, ये इसमें एक है जो एक्स्ट्रा चीज़ आती है, और एक दो चीज़ और है। तो हम पहले सिलेबस देख लेते हैं क्या है। तो अगर हम सिलेबस की बात कर लें इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, तो अगर हम तो इसमें आपकी जनरल इंग्लिश आएगी, ठीक है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आएगा आपका, करंट इवेंट एंड डेवलपमेंट इशू से जो है आपका आएगा इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक, ठीक है। जनरल काउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, जो एपीएफसी है, उससे रिलेटेड आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनरल साइंस एंड नॉलेज एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। अब इसकी वेटेज कैसी होगी, जो आप रिटर्न में लाओगे जो आपका 100 मार्क्स का होगा, तो उसमें आपके मतलब 100 में आपके जितने भी आएंगे, तो उसका 3/4 का होता है, 75 मार्क्स होता है। जो आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसका 3/4 निकाला जाएगा, मतलब 75:25 में जो है आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो 100 में से आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी कैसे, अगर आपके रिटन टेस्ट में 100 में से
आते हैं जितने ही मार्क्स, तो उसका 3/4 हो जाएगा, तो वो आपके मार्क्स काउंट होंगे। एंड देन आपका इंटरव्यू भी 100 मार्क्स का ही होगा, तो इसका 1/4 किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप 80 मार्क्स लाते हो 100 में से, तो आपके कितने हुए 25 में से, 25 में से आपके हो गए 20 मार्क्स। तो ऐसे वो आपके 75 रेशियो में जो है आपके ऐसे नंबर कैलकुलेट होंगे, एंड 100 में से आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। ठीक है, तो 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट एंड 100 मार्क्स का ये आपका इंटरव्यू होगा। सेम जो है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए भी होगा, जो ग्रुप ए की पोस्ट है। 2 घंटे का आपका पेपर है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें भी आपके जो है 100 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 120 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 100 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन आपके 120 आएंगे, ठीक है जी, लेकिन 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो ये आपका कुछ वो रहने वाला है। एंड अगर हम बात कर ले सिलेबस की, तो इसमें भी जनरल इंग्लिश है, इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट, population development and globalization, government and constitution of India, present trend in Indian economy, ठीक है, social security in India, ठीक है, elementary mathematics, statistics and general mental ability, general science, basic knowledge of computer application, accounting and auditing, industrial relation, labor law, insurance। तो इसका थोड़ा सा enforcement officer से जो syllabus है different है, but almost similar है। बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस है, तो ये काफ़ी सेम रहा है। तो अगर आप भर रहे हो तो दोनों पोस्ट के लिए भर सकते हो। इसका भी जो है रेशो सेम रहेगा रिटर्न टेस्ट का और इंटरव्यू का, जैसे 75-25 रेशो में रहेगा। तो ऐसे आपके जो है फाइनल 100 में से जो है आपके मेरिट लिस्ट निकलेगी। ठीक है, 75 + 25 100। ठीक है, अगर हम एग्जाम सेंटर की बात करें, तो आपके पैन इंडिया जो है एग्जाम सेंटर होने वाले हैं, आप देख सकते हो। आपकी हर ऑलमोस्ट हर सिटी, पूरी 79 सिटीज है जहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एंड इसमें एक चीज़ बोलिए कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पे जो है आपको सेंटर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हो एंड आप लास्ट के कुछ 3-4 दिनों में अप्लाई करते हो, तो जब आपके इसमें प्रेफरेंस पूछेंगे तो आपको कोई और सेंटर भी दे सकते हैं, जैसे थोड़ा दूर का। वो इसलिए क्योंकि ये पहले उन्हें प्रेफरेंस देंगे जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है। तो अगर और बच्चों ने पहले फॉर्म भरे तो उन्हें पहले दिल्ली मिलेगा, अगर वो दिल्ली के हैं। तो ऐसे आपको जो है फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लेना है। वैसे सेंटर बहुत सारी सिटीज़ में, तो प्रोबेबली यूपीएससी दे ही देता है आपका सेंटर जो भी आपको चाहिए। ठीक है जी, तो एग्जाम सेंटर हो गए। अब आगे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और अगर हाँ एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो बहुत ही बेस्ट चीज़ है। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो सिर्फ 25 रुपीज़ है। डेट टू फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फीस नहीं है, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फीस नहीं है। इसका मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी वाले हैं उन्हें सिर्फ 25 रुपीज़ देने हैं। हाँ, लेकिन इसमें भी ये है, अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है, दोज कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर बोथ पोस्ट, तो उन्हें 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे, यानी 25 + 25। ठीक है, एंड उनके लिए फ्री है, जैसे जो फीमेल कैंडिडेट है, SC/ST कैंडिडेट है, उनके लिए फ्री है, चाहे वो एक पोस्ट के लिए अप्लाई करें चाहे दो पोस्ट के लिए। ठीक है, और अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी वालों को अगर दो पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम एज रिलैक्सेशन की बात कर ले, जो ऊपर कवर नहीं हुए थे। अगर हम एक्स सर्विस मैन की बात कर ले, तो इन्होंने बोला है कि 5 ईयर का जो है उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है जी, और अगर हम बात कर ले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, तो जो उन्हें जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो 5 ईयर्स का जो है उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड उसमें भी जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उन्हें 10 ईयर्स का, एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं और ओबीसी कैटेगरी के हैं उन्हें 8 ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है जी, अगर हम बात करें पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, एंड वो अनरिजर्व कैटेगरी का, तो उसने 10 ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड अगर वो SC/ST कैटेगरी के हैं तो उन्हें 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एंड 13 ईयर्स का तब मिलेगा अगर वो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, मतलब PWBD हैं विद ओबीसी, तो उन्हें 13 ईयर्स का, एंड PWBD हैं विद SC/ST तो उन्हें 15 ईयर्स का मिलेगा। एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो अनरिजर्व कैटेगरी के, उन्हें 10 ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये कुछ है आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड थी। होप आपको एक से एक डिटेल मैंने अच्छे से दी हो और आपको समझ आया हो। अगर इस वीडियो के इस पार्ट तक बने हुए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है, लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड शेयर कर देना उन सभी दोस्तों के साथ जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।